में, हाँ एनसीईआरटी में नोट कर लो, साइड में सफिशिएंट है। तो देखो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम से पहले ना आप लोगों को मैं कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हमारा LECH, ये क्या है LECH? ये ट्रिक है। L फॉर लीनियस, E फॉर अर्नेस्ट, C फॉर कॉपलैंड और H फॉर विटेकर। अब ये ट्रिक क्या है हमारी ये ट्रिक हमें ये बताती है कि जो हमारे कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर अर्नेस्ट आए उन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड ने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फिर हमारे विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जनरली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टोटल हमारे 5 किंगडम कौन कौन से होता है? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल एंड एनिमल। तो ये है हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा के अंदर जनरली हम सारे के सारे बैक्टीरियाज रखते हैं, है ना, मतलब ऑल प्रोकैरियोट। और बाकी नीचे वाले जितने हमारे बच गए ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों प्लांट्स और एनिमल में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि हमारे प्लांट के पास होती है सेल वॉल, जो कि बनी होती है किससे? सेलुलोज से बनी होती है। एंड हमारे प्लांट के पास प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारे एनिमल्स के पास नहीं सेल वॉल होती और नहीं इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता। तो आज हम पढ़ेंगे अपना एनिमल्स की आखिरकार मेरे एनिमल्स क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बच्चों व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल एनिमल्स, तो क्या बताओगे आप? बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स के सबसे पहला फीचर हम लिखते हैं यहाँ पे। बच्चों देखो आप लोग 12th क्लास में हो तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। ये चीजें जनरली 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम पढ़ता है, उनको पढ़ाई जाती है ना। अब आप लोगों को तो पता होंगी सारी चीजें कि मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है। यस मैम पता है ना। तो सबसे पहले हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब होते हैं क्या? मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक होने चाहिए। यूकैरियोटिक भी हमारे सब बच्चों को पता है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस को बोलते हैं जिस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। थर्ड हम बोलते हैं यहाँ पे कि हमारे सभी एनिमल्स के पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट हम बोलते हैं इनके पास प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम इनके अंदर देखा जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज लोकोमोशन। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? एनिमल, मैं बोलती हूँ कि मेरे प्लांट्स जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं बट लोकोमोशन नहीं कर सकते, बट एनिमल्स लोकोमोशन भी कर सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाना, अपनी पोजीशन में चेंज करना। मूवमेंट का मतलब होता है जैसे मैं सेम यहीं पे एक जगह पे बैठी हूँ, मैं अपने हैंड्स मूव कर रही हूँ, अपने लेग्स मूव कर सकती हूँ, अपनी नेक मूव कर सकती हूँ। तो वो तो मेरी प्लांट भी कर सकता है। प्लांट्स अपनी जगह पे खड़े खड़े अपनी लीव्स मूव कर सकते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती है उनके अंदर मूवमेंट होता है नहीं होता है। जो हमारे फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के अंदर भी मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सनलाइट, किस साइड से सनलाइट आ रही है, होता है नहीं, फोटोट्रॉपिज्म। यस मैम। तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट देखा जाता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन, क्या प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं कि आज मेरे प्लांट इस जगह पे है और कल दूसरी जगह पे वो मिल रहे हैं? लोकोमोशन नहीं करते ना। इसलिए ये फीचर सिर्फ और सिर्फ हम किसका बोलते हैं? एनिमल्स का बोलता है, जो कि लोकोमोशन दिखा सकते हैं।
अब इन्हीं के बेसिस पे फीचर्स ये हैं, हमने क्या किया, प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब प्लांट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए, नहीं कि हम किस बेसिस पे। सपोज करो मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, अब मैं चाहती हूँ 100 स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ग्रुप्स बनाने के लिए मैं कौन सा बेसिस यूज करूंगी उन बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने का। सबसे पहले सपोज करो मैंने एक बेसिस ले लिया कि हमारे वो स्टूडेंट एक ग्रुप में जाएंगे जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, एक ग्रुप मैं वो बनाऊंगी जिसमें स्टूडेंट सारे के सारे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब हमेशा 90+ स्कोर करते हैं वो स्टूडेंट्स। एक ग्रुप मैंने ऐसे बना दिया जिसमें हमेशा बहुत कम स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स क्लास में। एक ग्रुप ऐसा बना दिया मैंने जिसके अंदर सारे के सारे वो स्टूडेंट्स होंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। एक ग्रुप ऐसा बना दिया जो कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छे हैं। ऐसे अलग अलग मैं अगर ग्रुप्स बनाऊंगी तो ग्रुप्स का मेरे पास कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए ना, कि मैं किस बेसिस पे ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करा रही हूँ। यस मैम, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा कुछ बेसिस हम यूज करते हैं, उन बेसिस पे अपने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है। मतलब पहले आता है किंगडम, अब आपने वो सुना होगा कप ऑफ गस, सुना है ना, के फॉर किंगडम। सबसे पहले आता है हमारा किंगडम, पी फॉर फाइलम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फॉर फैमिली, फिर उसके बाद जी फॉर जेंडर, स्पीशीज। स्पीशीज। इसलिए बोलते हैं किसी भी इंडिविजुअल का अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो सारे के सारे एनिमल्स को मैंने एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। अब उस किंगडम के अंदर मैं क्या बनाऊंगी, बहुत सारे फाइलम्स बनाऊंगी। फाइलम के अंदर मैं क्या बनाऊंगी, क्लासेस। फिर क्लासेस के अंदर ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर फैमिली, फिर फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीसीज। ये होता है मेरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, स्पीशीज। क्वेश्चन आता है और इस ऑर्डर पे क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फाइलम। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, कप के पी कप, COF कॉफ, GS गस। मैं तो हमेशा इसको ऐसे याद रखती हूँ, कप ऑफ गस। आप लोग हम यूज करते हैं कीप पॉट्स क्लीन एंड फैमिली गेट सेफ। नहीं, मेरे को हमेशा ऐसे याद है कप ऑफ गस। तो सबसे पहले देखो किंगडम्स को अलग अलग फाइलम्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करने का मेरा सबसे पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये देखूंगी मेरे पास जितने भी एनिमल्स हैं, सपोज करो दुनिया के सारे एनिमल्स उठा लिए मैंने, एक रूम में फिल कर दिया। अब उन एनिमल्स को मुझे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब मैंने उन एनिमल्स को ये बोला कि आप सभी की बॉडी के अंदर, मतलब आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ। तो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मैंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप तो मैंने वो बना दिया जिसके अंदर सारे के सारे थे सेलुलर लेवल वाले, मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट थी। एक मैंने वो बना दिया जिसके अंदर सारे थे टिश्यू लेवल वाले। एक मैंने वो बना दिया जिसके अंदर थे सारे ऑर्गन। और एक बना दो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम वाला। ऑर्गन सिस्टम समझते हो ना, हम सब, अच्छा हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम से बनी है ना। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सेम काम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, बट वो सारे के सारे मिलके काम तो डाइजेशन का कर रहे हैं ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, तो सारे के सारे ऑर्गन मिलके सिर्फ एक काम परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज होता है सिस्टम के अंदर। तो सेलुलर लेवल में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, कौन सा, पोरीफेरा। और टिश्यू लेवल में आएंगे 2 एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन में आएगा प्लेटी, हेलमिंथेस। हाँ जी बेटा कुछ बोल रहे हो मैम? स्पॉन्जेस भी तो एग्जांपल हो सकता है। किसका एग्जाम्पल? टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का एग्जाम्पल मतलब ये है कि मेरी क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं और वो बहुत सारे सेल्स ने मिलकर एक बॉडी बना ली।
और वो पूरे मतलब पूरी की पूरी बॉडी एक काम परफॉर्म कर रही है बस इस टाइप से। सेलुलर में वहां पे कोई टिश्यू नहीं बना, अलग अलग सेल्स है और वो अपना एक काम परफॉर्म कर रहे हैं बस, ये होता है। ये एग्जाम्पल देखो आप लोगों को याद रखना है, इसमें मेनली पता है इस पूरे चैप्टर में आता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, वो कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आता है। तो पहला तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कि किस लेवल ऑफ बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, या फिर सिर्फ ऑर्गन है उसकी बॉडी में, या फिर ऑर्गन ने मिलकर सिस्टम्स भी बना लिया है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है इवोल्यूशन चैप्टर भी आपका। कैसे स्टार्ट होता है? अब इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ोगे कि सबसे पहले मतलब आज से अराउंड 3000 बिलियन साल पहले, 3000 मिलियन या फिर इसको 3 बिलियन ईयर्स भी आप बोल सकते हो, 3 बिलियन ईयर पहले जो मेरी अर्थ पे सबसे पहला सेल पाया गया था ना, वो ए सेलुलर था। मतलब सबसे पहली जो बॉडी बनी थी वो ए सेलुलर थी। फिर उसके 1 बिलियन साल बाद मतलब 3 बिलियन साल पहले तो एक ए सेलुलर बॉडी मेरे को मिली। फिर उसके 1 बिलियन साल बाद मेरे को मिली एक सेलुलर बॉडी। तो सबसे पहले हमारी अर्थ पे आए थे कौन? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट कौन से थे वो मेरे? अभी हमने पढ़ा था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कौन आए हमारे अर्थ पे? मोनेरा। ये जो किंगडम्स का क्लासिफिकेशन है, किंगडम्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन है कि कैसे कैसे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स मेरे को देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे हमारे मोनेरास। फिर मोनेरा ने धीरे धीरे अपने अंदर इवोल्यूशन किया, प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हुए। फिर उन प्रोटिस्टा ने अपनी बॉडी के ऊपर एक सेल वॉल बनानी स्टार्ट की जो कि काइटिन की बनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी पे प्लांट्स आए, प्लांट्स भी बहुत छोटी छोटी हाइट वाले। फिर प्लांट के बाद सबसे पहले मेरी उसमें अर्थ पे आए थे इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट में भी सबसे पहले आए हमारे एक्वेटिक, और एक्वेटिक में आए थे हमारे पोरीफेरा। फिर धीरे धीरे पोरीफेरा ने अपनी बॉडी को डेवलप किया। पहले वो सेलुलर लेवल थे, सेलुलर लेवल से फिर वो टिश्यू लेवल में गए। फिर टिश्यू में उन्होंने अपने अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट किए। फिर वो ऑर्गन सिस्टम, पहले ऑर्गन्स लेके आए अपनी बॉडी के अंदर, फिर ऑर्गन से उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनाया। ये एक इवोल्यूशन है आपका जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि पहले सेलुलर लेवल था, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इस चैप्टर को ऐसे समझना कि जैसे हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में इवोल्यूशन हुआ कैसे। चलो, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट आता है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब ये है कि हमारे पास जब ऑर्गन सिस्टम लेवल बन गया, अब उस मतलब देखो सेलुलर तक बिल्कुल सॉर्टेड है और टिश्यू तक सॉर्टेड है, ऑर्गन तक सॉर्टेड है। अब कहानी आती है कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में भी, अब देखो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में हर एक इंडिविजुअल के पास एक तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और एक है इनके पास यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम सबके पास तो थे, लेकिन अलग अलग टाइप के थे। किसी के पास क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था इनकम्प्लीट, तो हमें फिर आगे अलग अलग फाइलम बनाने पड़ेंगे ना। एक फाइलम में तो हमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स डालने पड़ेंगे जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, मतलब ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम में भी डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनकम्प्लीट टाइप है और दूसरा कंप्लीट टाइप है। दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम में एक होता है हमारा ओपन सिस्टम और एक होता है हमारा क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो बॉडी के अंदर बन गया, लेकिन उस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड आपका फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है? आर्टरीज और वेन्स के थ्रू और कैपिलरीज में। इस ओपन के अंदर क्या है? कोई आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज नहीं है। आपके बॉडी ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका ब्लड रहता है, और क्लोज सिस्टम में आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू होता है। ये डिफरेंस होता है। चलो, अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, सबसे पहले आपको एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे सिलेंट्रेटा। हमारे जितने भी सिलेंट्रेटा हैं ये, इनके अंदर पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का। फिर आते हैं हमारे टीनोफोरा,
Then platyhelminthes. Platyhelminthes. Complete digestive system. platyhelminthes के बाद एस्केल्मंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, फिर ओपन में कौन आएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा हमारा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा, ये। और क्लोज्ड में क्या आएगा? क्लोज्ड में आएगा हमारा एनालिडा, सिफेलोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये चार्ट आप लोगों के पास बना होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रहेगा याद यहाँ तक? बताओ। यस मैम। चलो, फिर इसके बाद हमारी थर्ड आता है सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे भी मुझे एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। वो कैसे डिवाइड करना है? मेरे पास है टोटल 3 टाइप की सिमेट्रीज। कौन कौन सी? एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलेटरल। और बायलेटरल। एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और बायलेटरल। अब एसिमेट्री का मतलब तो बहुत सिंपल है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है। जैसे कि ये बॉडी हो गई, मैं इसको यहाँ से कट करूं, यहाँ से कट करूं, कहीं से भी कट करके मैं इसको देख लूं, मैं इसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एसिमेट्रिक एनिमल्स। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे मोस्टली स्पंजीज। मोस्टली स्पंजीज, स्पंजीज को ही हम बोलते हैं आपका पोरीफेरा। फिर आती है मेरी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री आपका पाई जाती है, सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया, कुछ कुछ ऐसे बना दिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? किसी भी प्लेन से कट करूं, इसको हमेशा मैं 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पा रही हूँ, किसी भी प्लेन से। और प्लेन यहाँ पे क्या होगा? प्लेन आपका वो होगा जो आपका सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर में जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर आपकी कोई लाइन आप सेंटर से पास करो और उसको आप 2 इक्वल होल्स में डिवाइड करा दो, तो रेडियल सिमेट्री में तो जो आपका प्लेन ऑफ डाइसेक्शन है वो कुछ भी हो सकता है। आपने कोई भी प्लेन डाला, उससे आपने अपने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, तो होगा हमारा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हमारे कौन कौन से होंगे इसके अंदर? सम स्पॉन्जीज आएंगे, फिर सिलेंट्रोपोड्स। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और ज्यादा। ये अभी सिर्फ आप स्क्रीन हैंग हो गया, अभी चल जाएगा, वेट करो। साइनोडर्मिड्स, देखो अभी हुआ। यस मैम। चलो नेक्स्ट आता है मेरे पास बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? सिर्फ आप एक ही प्लेन पास कर रहे हो, एक प्लेन आपने पास किया सेंटर से, सिर्फ तभी आप एक ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हो। उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, जो आपकी कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड आपका कॉर्डेटा। इनके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। तो ये हुआ हमारा थर्ड सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन में हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब क्या होता है? अब देखो आप लोग ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे क्या होता था? जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता था। कितनी टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं?
3 टाइप की जर्म लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो डिप्लो का Yes, मतलब miss. है, डाई का Yes, ma'am. मतलब 2, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी, कौन सी, एक्टोडर्म और So, एंडोडर्म। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, एक्टो, एंडो और endo मीसो, and mesoderm. तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर्स पाई जाएंगी। अब इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल होता है हमारे सिलेंट्रेटा, Porifera. टीनोफोरा। बाकी टीनोफोरा के बाद क्या आता है हमारा, Platyhelminthes. प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके लास्ट तक कॉर्डेटा तक सब के सब क्या होता है मेरे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। स्टार्टिंग वाले देखो, हमारा जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा एसिमेट्रिक होगा, होगा या नहीं होगा एसिमेट्रिक, अब तक हमने वही देखा ना। पोरीफेरा क्या था हमारा, सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कोई पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसके अंदर एसिमेट्री देखी जाएगी, और उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद सेकंड आता है मेरा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर मेरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। फिर आता है मेरा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिलोम? मैम बॉडी कैविटी। Germ cavity. क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों के, अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा सही से बना लेती हूँ। ये कोई भी इंसान समझ लो, अच्छा सा मुस्कुराता हुआ है ना, अब इसके अंदर जो ये आप मैंने यहाँ से अंदर बनाया रेड कलर से, ये रेड कलर से सिलोम है। अब सिलोम कहाँ पे प्रेजेंट है, वेयर सिलोम प्रेजेंट, बाहर तो इसकी बॉडी वॉल है ना, और बीच में इसकी गट। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों कि आपका सिलोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिलोम आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। याद रहेगा सिलोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी वॉल और गट के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड अब बॉडी वॉल तो बनी होगी किससे हमारी, एक्टोडर्म से, और गट किससे बना होगा, एंडोडर्म से। Endoderm. सिलोम किससे बना होगा अब, Mesoderm. मेसोडर्म से। तो सिलोम किससे लाइंड होता है, लाइंड बाय Mesoderm. मेसोडर्म। याद रखने का सबसे इजी तरीका, मेसोडर्म से ये आपका लाइंड होता है। अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज आती है सिलोम में, कौन कौन, पहली Acylom. चलो पहले एसिलोमेट ही लिख लो, प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है ना हमारा एसिलोमेट, Yes, ma'am. एसिलोमेट। सेकंड Pseudocylomates. सूडोसिलोमेट। Coelomates. Coelomates. अब एसिलोमेट है मतलब कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड अप नहीं है। तो मेसोडर्म से लाइंड अप नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सूडो का मतलब क्या है अभी, सूडोसिलोमेट मतलब मेसोडर्म है इसके अंदर, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है। अरे हमारी स्लाइड डिलीट हो गई, कोई नहीं फिर से लिखता है, असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड देन सिलोमेट। Coelomates. तो एसिलोमेट का मतलब तो कोई भी यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल और गट के बीच में। तो इसका एग्जांपल हुआ हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। Platyhelminthes. और याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थीज ही क्या होता है, हमारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं। सूडोसिलोमेट मतलब यहाँ पे मेसोडर्म है बट किस फॉर्म में है,
मीजोडा में Scattered. स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में, स्कैटर्ड छोटे छोटे पाउचेस की फॉर्म में होता है। तो इसका एग्जांपल एक होता है सिर्फ एसके हेलवंती। और आपको पता है नीट हमेशा नॉर्मली पे तो आपको पूछेगा नहीं, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्योंकि ए सिलोमेट सिर्फ एक है, प्लेटी हेलवंतीस, इसलिए ए सिलोमेट पे क्वेश्चन हमेशा आता है। सूडो सिलोमेट सिर्फ एक है, एसके हेलवंतीस, इसके अलावा सारे के सारे सिलोमेट लिख देना। एनिलिडा, Arthropoda. ठीक है, फिर ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, Mollusca. एकाइनो एंड कॉर्डेटा। Chordata. ये हुआ हमारा सिलोम के बारे में। अब कॉर्डेटा क्या होता है, व्हाट इज कॉर्डेटा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज कॉर्डेटा, कॉर्डेटा हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, Notochord. विद नोटोकॉर्ड, उनको बोलते हैं हम आपका कॉर्डेटा। और जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, Chordata. सिंपल। फिर वर्टिब्रेटा किसको बोलते हैं, जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम। वर्टिब्रेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड ही रिप्लेस होती है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पे नो नोटोकॉर्ड। अब हमारा ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेटा या फिर ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स, इस लाइन को कौन सही करेगा? All vertebrates are chordate. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा, वेरी गुड। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। ये तो सिंपल है, क्योंकि Yes, ma'am. जरूरी थोड़ी ना कि हर एक एनिमल के अंदर आपकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुई होगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, लेकिन जितने भी मेरे वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेटा है ही, क्योंकि नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड सिर्फ रिप्लेस हुई है वर्टिब्रल कॉलम से। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, बहुत सिंपल से ये आपका पॉइंट है। अब यहाँ पे एक और हमारा छोटा सा पॉइंट ये आ जाता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को फाइलम्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉडी प्लेन। ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, 6th पॉइंट हुआ ना, 6th पॉइंट, बॉडी प्लेन। अब बॉडी प्लेन हमारे पास 3 टाइप के हो सकता है। एक तो हमारा सेल एग्रीगेशन, एक हुआ हमारा ब्लाइंड सेक, और एक हुआ हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब। पढ़ा है कभी? No, ma'am. देखो आपने पढ़ा तो जरूर होगा। सेल एग्रीगेशन को तो सिंपल है, सेल वाला पार्ट तो कहाँ पे मिलेगा मेरे को, पोरीफेरा के अंदर मिलेगा। अब ब्लाइंड सेक के अंदर 2 चीजें आती हैं। ब्लाइंड सेक मेरे वो एनिमल्स होते हैं, मतलब उन एनिमल्स को बोलते हैं जिन एनिमल्स के पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग। अब वो सिंगल ओपनिंग, इनके पास माउथ भी हो सकता है और एनस भी हो सकता है, कोई एक होगी, या तो माउथ होगा इनके पास या एनस होगा सिर्फ। अब ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब हमारा 2 ओपनिंग्स होंगे, माउथ और एनस। या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब का ऐसे समझ लो कि जैसे कि ये होता है ना, हमारा एक पेन होता है, पेन के अंदर रिफिल होता है, तो ये तो हमारी बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी एक ट्यूब हो गई, और हमारी ट्यूब के अंदर एक और भी तो ट्यूब प्रेजेंट होती है, हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, तो वो भी तो ट्यूब ही है ना, पूरी स्ट्रेट। तो हमारी बॉडी और बॉडी के अंदर हमारी एलिमेंट्री है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसके पास 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। क्लियर? अब माउथ और एनस में भी ना यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। 2 टर्म्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। पढ़ा है?
प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूटेरोस्टॉम। प्रोटोस्टॉम, प्रोटो का मतलब होता है पहले, फर्स्ट, और स्टॉम का मतलब होता है माउथ। तो यहाँ पे प्रोटोस्टॉम मेरे वो एनिमल्स होंगे जिनके अंदर जब एलिमेंट्री कैनाल बन रही होगी तो एलिमेंट्री कैनाल में उनकी बॉडी में पहले बनता है माउथ, उसके बाद बनता है एनस। लेकिन ड्यूटेरोस्टॉम की बॉडी के अंदर क्या होता है, पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है। बताओ आया है समझ में? प्रोटो मतलब फर्स्ट और स्टॉम मतलब माउथ, तो फर्स्ट बनेगा यहाँ पे माउथ, लेटर एनस। ड्यूटेरोस्टॉम के अंदर फर्स्ट क्या बनेगा, एनस, एनस, एंड लेटर माउथ। माउथ। ये चीज। अब एग्जांपल्स लिखो इसके। पहला एग्जांपल प्रोटोस्टेम का एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंड ड्यूटेरो में इकाइनो से लेके कॉर्डेटा तक। तो इसका मतलब हम सब प्रोटोस्टॉम्स है या फिर ड्यूटेरोस्टॉम्स है? We all are ड्यूटेरोस्टॉम। पहले होता है एनस का फॉर्मेशन, उसके बाद होता है माउथ का फॉर्मेशन। तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी आई थिंक। बाकी बचे हुए फाइलम ब्लाइंड सेट में आएंगे। कौन से वाले? वो कॉलेंटेटा। हमारे सिलेंट्रेटा, बेटा सिलेंट्रेटा के अंदर तो वो हमारे क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है, तो उनके अंदर तो ऑर्गन्स होते ही नहीं है। उनके अंदर वो सिस्टम थोड़ी ना, एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी ना होती है पूरी की पूरी। अब हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी से। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी एनसीईआरटी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। अब जैसे मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट करूंगी चीजें, आप लोगों को भी अपनी एनसीईआरटी में सेम ऐसे ही हाईलाइट करना है। मैम तो ब्लाइंड सेट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? कौन से वाला हमारा? मैम इसमें जो ब्लाइंड सेट है सेकेंड वाला, जिसमें माउथ या एनस दोनों में से कोई एक ही होगा। ये वाला, यही तो होता है हमारा सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, इन सब के अंदर। एग्जाम्पल्स लिख लो यहाँ पे, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो चैप्टर के बाद ना एक छोटा सा ना फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उस फ्लो चार्ट में जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी उसमें लिखेंगे, ताकि सिर्फ, और वो सब आप लोग ना एक ही पेज पे लिखोगे। एक नॉर्मल A4 शीट का आप साइज लेंगे एंड उसी A4 शीट में आप सारी चीजें नोट डाउन करेंगे जितनी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि उस एक शीट में से ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपको बार बार कोई और चीज ओपन ना करनी पड़े। ओके मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी एनसीईआरटी शेयर कर दूं। सभी बच्चे, अच्छा 11th की एनसीईआरटी तो होगी ना सबके पास? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, अगर कोई प्रीवियस स्लाइड देखनी होगी ना तो प्लीज बोल के बता दिया करो। बहुत बार ना क्या होता है ना, पढ़ाते टाइम मैं चैट सेक्शन नहीं देखती हूँ, टॉपिक फिनिश होने के बाद देख लेती हूँ, तो अब बीच में बोल के बता दिया करो। ठीक है अर्शिता? मैम एक बार तो खाता टॉपिक था। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम एक तो एग्जांपल लिखकर रहना, एक बार ही दिखाते स्लाइड्स। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चैट सेक्शन में लिख दो या तो। मैम नोट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको स्लाइड, वैसे स्लाइड्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, स्लाइड सारी शेयर कर दूंगी। देखो अब स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। बस ये हमारा हैंग ना हो। इसलिए ना पीडीएफ से मैं पढ़ाती नहीं जनरली। तो देखो, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल देखा, बॉडी सिमेट्री देखी,
सिलोम देखा, पैटर्न क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. इसमें से कुछ हमने डिस्कस किए. अब आप सोच रहे हैं मैम हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं अभी डिस्कस किया. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, कैसे है, वो तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा पाया जाता है किसके अंदर, सेलुलर लेवल वाला किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, पोरीफेरा के अंदर. अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये डायग्राम जो नीट में आ सकता है. रेडियल सिमेट्री में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि देखो हमारा एग्जांपल है. अब इसको ना मैं किसी भी प्लेन से कट करूं, कोई भी प्लेन लगाऊं, मैं इसको सेंटर से जाना चाहिए बस वो प्लेन. अब उसी प्लेन से मेरा ये ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड अगर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. तो देखो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है रेडियल सिमेट्री के बारे में. सबसे पहले तो एसिमेट्रिक वाला देखो, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. सिमेट्री के बेसिस पे हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया. स्पंजीज हमारे क्या है, एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक हमने स्पंजीज को क्यों बोला, क्योंकि हम उनको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, दो इक्वल हॉल्स में हम उनको डिवाइड नहीं करा सकते. एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से जो प्लेन जा रहा है और दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं. यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्लेन सेंटर से जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. लेकिन अगर कोई भी प्लेन हम डाल रहे हैं, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर से जा रहा है एंड उसको दो आइडेंटिकल हॉल्स में डिवाइड कर रहा है, उसको बोलता है रेडियल सिमेट्री. और रेडियल सिमेट्री मेरे को तीन फाइलम्स में देखने के लिए मिलेगी. किस किस के अंदर, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा. याद रहेगा ये, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन. अब देखो अब आता है मेरा बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, जहां पे बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल, मतलब हम उसको दो हॉल्स में डिवाइड करें लेकिन एक प्लेन डाले. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. एक प्लेन डालेंगे सिर्फ तब वो डिवाइड होगा बाइलेटरल में. कोई दूसरा प्लेन डालोगे तो दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं होगा. लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, कोई भी प्लेन डालो, कितने ही प्लेन डाल दो आप, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. लेकिन बाइलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन से वो डिवाइड होगा. नेक्स्ट आता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये मैंने आपको बता दिया, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो एंड एंडो होता है सिर्फ, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो, फिर बीच में मीजो, एंडो और फिर मीज एंडो, ये होता है. अब यहाँ पे देखो डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है, ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है. अब डायग्राम देख के आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बताओ ये मेरा डिप्लोब्लास्टिक है या फिर मेरा ये डिप्लोब्लास्टिक है. अब यहाँ पे आप लोगों को देखो डायग्राम में जो बीच में ये सबसे बाहर वाला तो मेरा एक्टो, ठीक है, और सबसे अंदर वाला मेरा एंडो. अब बीच में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मीजोग्लिया दिख रहा है. ये मीजोग्लिया का मतलब ये होता है कि आपका जो मीजोडर्म है ना वो फ्लूइड वाली फॉर्म में है. मीजोडर्म फ्लूइड वाली फॉर्म है. यहाँ पे कोई मीजोडर्म नहीं है ना, मीजोडर्म नहीं है बीच में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीजोडर्म है. ये रहा, यहाँ पे सिर्फ मीजोग्लिया है. अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर डायग्राम सिर्फ ये दे दिया बना के और बताओ ये मेरा डिप्लो है, तो बच्चे सोचेंगे यार मीजोग्लिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब मीजोडर्म ही होगा ये, और लगा दो उसको भी ट्रिप्लोब्लास्टिक. मेनली डाउट यहीं पे आता है बच्चों को. लेकिन मीजोग्लिया का मतलब ये है कि प्रॉपर मीजोडर्म नहीं है, अभी यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूइड है इन दोनों के, एक्टो और एंडो के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलता है मीजोग्लिया. लेकिन अगर प्रॉपर सेल्स बना के आपको डायग्राम में दिया हुआ है तब उसको बोलोगे कि आप हाँ यहाँ पे मीजोडर्म है, तब उसको पिक करोगे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सॉर्टेड यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. यहाँ तक हमारा क्लियर है. इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. अब देखो एनसीईआरटी की हमारी नेक्स्ट पेज पे हमें दिया हुआ है सिलोम, कि सिलोम आखिरकार क्या होता है. अब देखो सबसे पहले सिलोम के डायग्राम. सिलोम मैंने आपको समझाई दिया कि आपकी बॉडी वॉल और आपकी जो सेंटर में गट होता है उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम आपका सिलोम, ठीक है. और उसी बॉडी कैविटी को बोलेंगे सिलोम, जिसके अंदर वो होगी वो सिलोमेट,
जिसके अंदर वो स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में होगी उसको बोलेंगे सूडोसिलोमेट, और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी उसको बोलते हैं डायरेक्टली एसिलोमेट। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक कैविटी दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है प्रॉपर कैविटी। अब यहाँ पे देखो आपको कैविटी के जगह पे स्कैटर्ड पाउचेस दिख रहा है, ये रहे मीजोडर्म के, क्योंकि सिलोम में क्या होता है, मीजोडर्म ही तो होता है। तो आपको यहाँ पे मीजोडर्म के पाउचेस दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे सूडोसिलोम। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक्टो है, एंडो है और प्रॉपर मीजोडर्म, कोई कैविटी नहीं है, यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। कैविटी मतलब आपका बाहर एक्टो और अंदर एंडो, और यहाँ पे मीजो के पास, मीजो के अंदर एक कैविटी बनी है। जैसे अभी पिछले वाले डायग्राम में देखा था ना, तो पूरा का पूरा ऐसे था, बिल्कुल ये वाला डायग्राम था पीछे। अब यहाँ पे क्या किया, मीजोडर्म के बीच में ना जगह बना दी, उसी को कैविटी बोल रहे हैं ये। तो ये देखो यहाँ पे कैविटी बन गई है, यहाँ पे पाउचेस की फॉर्म है और यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है। ये होता है डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। याद रहेगा ये डायग्राम? फिर आता है नेक्स्ट हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, हमारी कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में अगर डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं हम बॉडी सेगमेंटेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामेरिज्म या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा अर्थवॉर्म के अंदर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन अर्थवॉर्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है। रोड लाइक स्ट्रक्चर है। सम एनिमल्स, देखो सारे एनिमल्स के अंदर नहीं बनती, डोर्सल साइड में बनती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे बनती है, नोटोकॉर्ड बनती है आपकी डोर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड है उसको हम बोलेंगे कॉर्डेटा, और जिनके पास नहीं है उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। और जिस नॉन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो चुकी होगी उसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा। मतलब वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो गया ना नोटोकॉर्ड, उसको बोलेंगे वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं अपने फाइलम्स पे। अब एक बार क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना, तो फाइलम्स तो बहुत इजी है, फटाफट समझ में आ जाता है सब। अब देखो ये जो ऊपर फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, फ्लो चार्ट अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को मैं, फ्लो चार्ट एंड में बनाएंगे ये वाला हम अपनी, और इस फ्लो चार्ट को और अच्छे से समझेंगे, मतलब इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हम फिल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है मेरा पोरीफेरा। पोरीफेरा को आपको याद कैसे रखना है, पोरीफेरा नाम पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है पोर होंगे इसके पास छोटे छोटे, लग रहा है नहीं? तो पहली चीज आपको रखनी है, पोरीफेरा में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं पोर को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, ओस्टिया। याद रखो। तो जैसे हमारी बॉडी के पास दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी एनिमल के पास, माउथ और एनस, तो पोरीफेरा का ओस्टिया तो है इनका माउथ, मतलब माउथ के थ्रू तो ये वाटर को अंदर लेंगे और बाहर कैसे निकालेंगे, ऑस्क्यूलम के थ्रू। जिस वे में मैं याद करा रही हूँ उसी वे में याद करना, ओस्टिया के थ्रू वाटर को अंदर लेंगे और बाहर कैसे निकालेंगे, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट। अब क्या चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इनके पास प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम। पहला पॉइंट, इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को ही हम बोलते हैं ओस्टिया। फिर ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर हुआ तो बाहर कैसे निकलेगा वाटर, ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर निकलेगा। वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इनका मीडियम कैसा होगा, हैबिटेट कैसा होगा इनका, एक्वेटिक होगा या नहीं? और एक्वेटिक में भी कैसा, मैराइन होती है ये। मैराइन मतलब समुद्र में रहने वाली होती है हमारी पोरीफेरास। पॉइंट्स याद हुए, ओस्टिया, ऑस्क्यूलम, वाटर कैनाल सिस्टम और मैराइन। बताओ। एंड ये वाला पॉइंट तो हम पहले याद करके आए हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर,
और ये हमारे एसिमेट्रिक एनिमल्स हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर है, वाटर एंटर होगा छोटे छोटे पोर्स ओस्टिया के थ्रू। द बॉडी वॉल into a central cavity spongocyl from where it goes out through the osculum। अब इसको समझो क्या है। ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम नंबर 8, जो इसमें ये आपको ब्लैक डॉट्स दिख रही है ना, दीज आर द ओस्टिया। और ये ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये आपका ऑस्क्यूलम। और जो बीच में जो स्पेस भरा हुआ है ना पूरा का पूरा, यही स्पेस है मेरा स्पोंजोसील। स्पोंजोसील क्या है? स्पोंजोसील आपकी पूरी की पूरी सेंट्रल की कैविटी, मतलब जो पूरी की पूरी बॉडी का जो अंदर का स्पेस है ना, उसको बोलते हैं स्पोंजोसील। बताओ आया समझ में? Yes, अब इसी स्पोंजोसील के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स ऐसे। इन सेल्स को हम बोलते हैं चोएनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। जो स्पोंजोसील मतलब बीच वाली कैविटी, उस कैविटी को लाइन करके रखता है। कैविटी को लाइन करके रखने का काम किसका है? हमारा चोएनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स का काम है। अब इनके अंदर इनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन से बनी होती है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस ले लें हम यहाँ से। ये देखो, ये मेरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर हैं छोटे छोटे होल्स। ऐसे याद रखना है। इनके पोर्स को क्या बोलता है? ओस्टिया। और वाटर बाहर कैसे निकलेगा? ऑस्क्यूलम। और ये जो बीच वाला सारा का सारा पार्ट बचिया है क्या है मेरा? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील किससे लाइंड है? ये सेल्स किससे लाइंड है? चोएनोसाइट्स या फिर कोलार सेल्स भी हम इनको बोलते हैं। हमारी पोरीफेरा की बॉडी बनी होती है किससे? स्पाइक्यूल्स से। जो इनका स्केलेटल सिस्टम है वो स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से मिलके बना होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ओस्टिया से वाटर जाता है ओस्क्यूलम में, इसी को बोलते हैं हम आपका वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये हो गए हमें याद पोरीफेरा की सारी कहानी। और इसके अलावा हम लोगों को पता है कि हमारा पोरीफेरा क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है और सेल्यूलर होता है और मेराइन होता है। और हमारे पोरीफेरा को ही हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी। जैसे होता है ना स्पंज होता है बहुत सॉफ्ट सा, ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है स्पॉन्जीज की, बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। बताओ अब याद हो जाएगा पोरीफेरा के सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को? यस मैम। या फिर साथ साथ एक और पॉइंट याद कर लेना, इनके जैसे हमारी स्किन के ऊपर एपिडर्मल सेल्स होता है ना, ऐसे इनकी स्किन के ऊपर भी एपिडर्मल सेल्स होता है। यार ये ओपन बोर्ड ना बड़ा हैंग होता है। एपिडर्मल सेल्स, इन एपिडर्मल सेल्स को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। क्लियर यहाँ तक? पोरीफेरा डन सबका? यस मैम। चलो पोरीफेरा के बाद सेकंड हमारा क्या आता है? पोरीफेरा के बाद आता है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को ही हम क्या बोलते हैं आपका? नाइजेरिया। चलो सिलेंट्रेटा स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना है इसको भी।
सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही करेंगे, सिलेंट्रेटा या फिर हमारा नाइजीरिया। अब इसके अंदर भी आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट, हमेशा किसी का भी पढ़ोगे तो पहला पॉइंट लिखना है कि इसका हैबिटेट कैसा है। तो इनका हैबिटेट है हमारा एक्वेटिक, मैराइन भी हो सकते हैं, सिजाइल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, आप किसी भी प्लेन से इसको कट करो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा, इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर कुछ नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर छोटी छोटी सी, जो आपको यहाँ पे भी दिख रही है ऊपर से लगती है स्ट्रक्चर, इसीलिए इनका नाम निडेरिया हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत आता है कि इनका नाम निडेरिया क्यों बना, बिकॉज दे हैव नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं या फिर निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इनके टेंटिकल्स पे या फिर इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, इनके टेंटिकल्स पे या इनकी बॉडी के ऊपर। नाइडोब्लास्ट को ही यूज किया जाता है एंकोरेज, डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे का मतलब होता है कोई भी प्रेडेटर अगर आ रहा है, ये नाइडोब्लास्ट को अपने यूज करेंगे और किसी पैथोजन से या फिर प्रेडेटर से अपने आप को बचाएंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो सब अपनी अपनी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को। नाइडोब्लास्ट का काम क्या है, नाइडोब्लास्ट का काम ये है, ये इनको हेल्प करते हैं डिफेंस सिस्टम देने में। नाइडेरियास के अंदर कैसा सिस्टम पाया जाता है, टिश्यू लेवल वाला पाया जाता है, हमने अभी देखा था वहां पे, और ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब जैसे हमारे पोरीफेरा के पास माउथ था, उनके माउथ को हम क्या बोल रहे थे, पोरीफेरा के माउथ को ओस्टिया, इनके माउथ को हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टॉम। लिखो इंपॉर्टेंट, इनके माउथ को हम बोलेंगे आपका हाइपोस्टॉम। हमारे पोरीफेरा के अंदर था वाटर कैनाल सिस्टम, इनके अंदर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग है। अभी बताया था ना ब्लाइंड सेक बोलते हैं, सिंगल ओपनिंग अगर होती है क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड ब्लाइंड सेक। तो ब्लाइंड सेक में मेरा कौन कौन आया था, ब्लाइंड सेक में मेरा टीनोफोरा, मतलब ये सॉरी हमारा सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा और थर्ड वन प्लेटीहेल्मिन्थेस भी सी में था ना। यस वाह देखो, अब ये है ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट। फिर आता है डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों तरीके से हो सकता है। डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली भी पूछा जाता है, क्योंकि डाइजेशन आप सभी के अंदर देखोगे जनरली इंट्रा और एक्स्ट्रा ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पोरीफेरा की बॉडी के ऊपर स्केलेटल सिस्टम क्या कैसा था उनका, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का था या नहीं। यस मैम। अब इनकी बॉडी के ऊपर कैसा होता है, इनकी बॉडी का ऊपर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना, और मेन एग्जांपल है इनका कोरल। अब हमारे जो ये सिलेंट्रेटा है, इन्होंने अपने एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है कोरल को अलग से, लेकिन इन्होंने थ्योरी में लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कोरल किससे रिलेट करता है, कोरल आपका सिलेंट्रेटा में आता है, और इसकी स्केलेटल किस चीज का बना होता है, इसका स्केलेटल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हमारे जो कोरल्स होते हैं या फिर सिलेंट्रेट होता है, इनकी बॉडी दो फॉर्म्स में पाई जाती है, पहली मेरी पॉलिप और दूसरा मेडूसा। पॉलिप क्या होती है, पॉलिप आपकी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म वाली बॉडी होती है, पॉलिप सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इसको मैं आप लोगों को ना अलग से लिखवाती हूँ, एनसीईआरटी के ना साइड में लिख लो इसको आप लोग, एनसीईआरटी के साइड में जहां पे भी जगह है वहां पे इसको नोट डाउन कर लो। चलो लिखो, हमारे सिलेंट्रेटा दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, किस किस में, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप कैसी बॉडी है मेरी, एक एनसीईआरटी के साइड में सिजाइल, तभी याद रहेगा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। और पॉलिप की फॉर्म में कौन रहता है मेरा, पॉलिप की फॉर्म में रहता है हाइड्रा या फिर एडेम्सिया। लेकिन मेडुसा क्या है, मेडुसा एक फ्री, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों इस वाले पॉइंट पे, ये होता है हमारा फ्री स्विमिंग। और फ्री स्विमिंग में कौन सा एग्जाम्पल पाया जाता है, ऑरेलिया एंड जेलीफिश।
ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आपका ये लिखते हैं कि जो मेरा पॉलिप है, पॉलिप ही बनाता है क्या? मेड्यूसा। कैसे बनाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मतलब पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा में कन्वर्ट हो जाएगा और मेडुसा पॉलिप में कन्वर्ट होगा कैसे? सेक्सुअली। सेक्सुअली। ये जितना हम साइड में लिख रहे हैं ना एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए ना ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं, मेटाजेनेसिस। ये लिखो, लिख लिया होगा यहाँ तक आई होप सबने। यस मैम। चलो अब देखते हैं क्या हमारी एनसीईआरटी भी सारी चीजें बता रही है या नहीं। देखो एनसीईआरटी भी सारी चीजें बता रही है। ये क्या क्या? नाइडेरिया एग्जिबिट दो बेसिक फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप फॉर्म कैसी है? सिलेंड्रिकल है, सिजाइल है, हाइड्रा और एडेंसियस का एग्जाम्पल है। जबकि जो मेरी मेडुसा है वो कैसी है? एक अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग है, और एलिया और जेलीफिश के एग्जाम्पल है। दोज नाइडेरियंस, वो नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिबिट रहते हैं, उनको उनमें बोलता है कि वो क्या दिखाते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप हमारा मेडुसा बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडुसा बनाएगा पॉलिप बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल। एग्जाम्पल ओबेलिया। ओबेलिया वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारा ये पाया जाता है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल फाइजेलिया, एडेंसिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया, मेंट्राइना। अब बच्चे पता देखो गलती क्या करते हैं, एग्जाम्पल सिर्फ क्या याद रखेंगे? फाइजेलिया, एडेंसिया, पेनाट्यूला। इनके जो एक कॉमन नेम साइड में लिखे हुए ना, सी पैन, सी एनामोन, सी फैन, ये नहीं याद करते। किए थे आप लोगों ने 11th में नाम याद? मेंट्राइना, ब्रेन कॉरल। नो मैम। नीट में क्या होता है? नीट में ना आप लोगों को यहाँ से करेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। एक साइड में तो आपको साइंटिफिक नेम लिख देंगे, एक साइड में कॉमन नेम लिख देंगे कि बताओ कौन सा करेक्ट मैच है। एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, या तो सिर्फ कॉमन नेम याद रखेंगे या फिर सिर्फ साइंटिफिक नेम याद रखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, जहां पे भी एनिमल किंगडम के नोट्स बनाओगे उसके सबसे एंड में पूरे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल लिख लेना है। साइड में तो लिखोगे साइंटिफिक नेम और उसके एक साइड में लिखोगे उनके कॉमन नेम। जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, वर्ड मीनिंग्स लर्न करते ना, हार्ड वर्ड्स लर्न करते थे, ऐसे आप लोगों को ये लर्न करना है। और लर्न करने का तरीका लिख लिख के लर्न करना है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एडेंसिया को सी एनिमोन बोलते हैं, पेनाट्यूला को सी पैन बोलते हैं, गोर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं। याद होना चाहिए सबको। मैम सेसाइल का मीनिंग क्या होगा? सेसाइल का मीनिंग होता है जो फ्रीली मूव कर सकता है वाटर के ऊपर, वाटर करंट के साथ स्विम करता है जो, उसको बोलते हैं सेसाइल। चलो नेक्स्ट आता है हमारा टीनोफोरा। अब टीनोफोरा को नाम से समझ जाना है आपको। टीनोफोरा मतलब मेरे वो एनिमल्स होते हैं जो अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं। टीनोफोरा लाइट एमिट करने वाले एनिमल्स होते हैं हमारे। तो इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस, जिसपे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहीं से आता है इस पे। बायोल्यूमिनेसेंस इनके पास प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनेसेंस कैसी प्रॉपर्टी है? द प्रॉपर्टी इन विच ऑर्गेनिजम्स एमिट लाइट। और ये प्रॉपर्टी पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ इसी क्लास के अंदर है, इसी फाइलम के अंदर है। एक और इम्पोर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होते हैं। जैसे रो दिख रही है ना आपको, 1 रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो टोटल 8 है ना। तो ऐसी इसी इन्हीं को बोलते हैं हम आपकी रोज, एंड इनको बोलते हैं हम आपका कॉम प्लेट्स। और ये कॉम प्लेट क्या होता है? ये कॉम प्लेट इनको हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है? क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आपको लाइन बना के लिख देंगे ए, और इसका एग्जाम्पल को लिख देंगे बी, कि बताओ ये मेरा एग्जाम्पल कौन से फाइलम से है, और इसके अंदर ये 8 जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या बोलते हैं, और या फिर इनका फंक्शन मैच करो। एग्जाम्पल हम टीनोफोरा का ही
सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज भी इनको बोलते हैं। और ये तो आपको याद ही हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बताओ क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, अभी हम जो ये जितने भी फाइलम्स पढ़ रहे हैं इनके अंदर मेरे को जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मींस ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हर्माफ्रोडाइट आने मतलब इवोल्यूशन आना स्टार्ट होगा मेरा एनिलिडा से। जब हम एनिलिडा पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे वहां पे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपरली उनके पास ऑर्गन्स नहीं होंगे, उनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर देते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। अब देखो यहाँ पे अब बच्चे क्या करते हैं, टीनोप्लेना। अब इसका कॉमन नेम नहीं याद करते क्योंकि कॉमन नेम हमारा एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में लिख दिया है, फिगर में लिख दिया, वहां पे नहीं लिखा। तो आप लोगों को ये भी कॉमन नेम याद रखना है, प्लूरोब्रैंकिया भी इसको बोलते हैं एनसीईआरटी में चाहे फिगर्स में। अच्छा आप लोगों ने वो सुना है जो हमारी अभी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है जिसकी तनिष्का, उनका इंटरव्यू कोई भी यस मैम। सुना है किसी ने? उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला अपने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने का, आखिर क्या मतलब? अपना पूरा बेस्ट देना है। क्या बोल रहे हैं? अपना 100% दिया था उन्होंने। अपना 100% तो बेटा सब देते हैं। उन्होंने एक चीज बोली, वो क्लास में जो भी उनको टीचर पढ़ाते थे वो बहुत अटेंशन से पढ़ती थी, और जितना टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया ना उसको क्लास में लर्न कर लेती थी वो। उसकी वजह से क्या होता था, उनको बाद में वो चीज लर्न नहीं करनी पड़ती थी, बाद में उनको वो चीज रिवाइज नहीं करनी पड़ती थी। फिर टीचर ने जब पढ़ा दिया उसके बाद वो एनसीईआरटी रीड करती थी, सिर्फ मतलब अपना जहां से भी वो कोचिंग लेती थी उसके बाद अपने घर जाने के बाद एनसीईआरटी रीड किया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। उसने बोला कि मैं क्वेश्चंस जहां से भी मुझे क्वेश्चन मिल जाते थे ना, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। मतलब क्वेश्चन उसको कहीं से भी मिल रहा है, मॉड्यूल से मिल रहा है या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल रहा है। एंड उसने एक और चीज बोली थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से रिपीटिशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 80% क्वेश्चंस अगर हम बोले तो प्रीवियस ईयर से ही मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर को कभी इग्नोर मत करो। और एनसीईआरटी ने अगर एक छोटे से डायग्राम में एक छोटी सी लाइन भी लिखी हुई है ना, या फिर कोई बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई टेबल बना के लिखा हुआ है, उसको मिस मत करो, क्योंकि एनसीईआरटी वहीं से क्वेश्चन हमेशा बना के देती है। एनसीईआरटी में जो हमारा एनटीए एग्जाम बनाता है वो एग्जाम ऐसा बनाता है कि एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट पे बच्चे कम ध्यान देंगे उस पे क्वेश्चन आता है हमेशा। तो जहां पे बाकी बच्चे कम ध्यान देते हैं ना, उन्होंने ये बोला उस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि बच्चे देखो क्या करेंगे, न्यूरोब्रैंकिया को नहीं पढ़ने वाले, अगर कोई उनको नहीं बताएगा कि टीनोफोरा भी एग्जाम्पल है और इसको हम न्यूरोब्रैंकिया, तो नहीं ध्यान दोगे ना, वो 2 एग्जाम्पल लिखे थे वही पढ़ लोगे बस। तो मेनली उन्होंने ये बोला था कि आपको एनसीईआरटी में वो चीजें पिक करनी है जो बाकी बच्चे पिक नहीं कर पाते। और एनसीईआरटी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है अच्छी मार्क्स लेके आने के लिए नीट में। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों को कर लो, बायो में सफिशिएंट है। और बाकी केमिस्ट्री के लिए उन्होंने ये बोला था कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ बाकी बुक्स यूज करनी है। और बची हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स वगैरह कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर कहीं से भी आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बायो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। तो ऐसी चीजें ना सुना करो, थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता है। चलो प्लेटी हेल्मनथीस तक आज कर लेते हैं। प्लेटी हेल्मनथीस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, फ्लैटफॉर्म भी हम इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्लैटफॉर्म? क्योंकि इनकी जो बॉडी होता है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फ्लैटफॉर्म तो बोलते हैं लेकिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और ये होते हैं हमारे एंडोपैरासाइट। ये एक ऐसा अकेला फाइलम है जो एंडोपैरासाइट की तरह देखा जाता है। फ्लैटवर्म्स यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और ये हमारे एसिलोमोड। यहाँ से क्वेश्चन आता है वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री
ट्रिप्लोब्लास्टिक विद एसिलोमेट, क्योंकि देखो ट्विस्ट है यहाँ पे एक चीज, अभी मैंने आप लोगों को बोला था सिलोम में क्या पाया जाता है, मीजोडर्म पाया जाता है नहीं, यस लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बच्चों ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीन होगा, तो मीजोडर्म है तो आप इसको एसिलोमेट थोड़ी ना सिलोमेट लगा के आओगे, लगा के आओगे नहीं सिलोमेट, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट आता है कि मेरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन उसके साथ साथ एसिलोमेट है, ये इसके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है। बहुत क्वेश्चन आता है इस लाइन पे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मतलब मीजोडर्म होगा, इसलिए इसको सिलोम पिक करते हैं, एसिलोमेट नहीं पिक कर पाते। फिर आता है हमारे पास, इनके पास प्रेजेंट होता है हुक्स एंड सकर्स, कहाँ पे, इनकी पैरासिटिक फॉर्म में, जब ये एज ए पैरासाइट रहता है किसी होस्ट बॉडी के अंदर, हुक्स और सकर्स, ये है हमारे hooks and these are the suckers. अब hooks और suckers हो गए, some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface, मतलब कुछ प्लेटी हेलमिंथीज तो क्या करता है अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लेटी हेलमिंथीज के पास होती है फ्लेम सेल्स, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इन फ्लेम सेल्स को हम बोलते हैं कि ये फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में और इनके एक्सक्रीशन में। और प्लेटी हेलमिंथीज में भी आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दीज आर आल्सो हर्माफ्रोडाइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाई जाती है, प्लेनेरिया पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज में। एग्जांपल टीनिया एंड फेसियोला, टीनिया को बोलता है टेपवर्म, फेसियोला को बोलता है लीवोफ्लूक। बताओ आया बच्चों यहाँ तक समझ में? यस अब आप लोगों को देखो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बट अपना अपना